like a Hellcat. सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माहा की शूटिंग खत्म हो चुकी है, जहां आधी रात में जैसी वो वैनिटी वैन से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि मैनेजर जुंग गायब हैं। तो फिर वो वहां के एक स्टाफ से टाउन सेंटर जाने का रास्ता पूछती है, जिस पर स्टाफ ने उसे बताया कि वो यहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए उसे यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा। जिस बात को सुन वो काफ़ी हैरान होती है और अब कोई भी रास्ता नहीं होने की वजह से उसी लंबे रोड से जाने लगती है, जहां उसके हाथ में लगी चोट में भी काफ़ी तकलीफ होती है, जो उसको रियोग के गलती से मारने पर लगी थी। और वहीं रियोग भी अपना सभी काम पूरा करने के बाद मैनेजर जुंग से वापस घर चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद जब ये दोनों अपनी वैन से जा रहे थे कि तभी रास्ते में इन दोनों को रोड पर एक लड़की की झलक दिखाई देती है, जिसे देख ये दोनों ही काफ़ी बुरी तरह डर जाते हैं और वैन को रोककर बोलते हैं कि ये क्या था। तो इस पर जून बोलता है कि मैंने सुना तो था कि यहाँ आसपास भूत रहते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि ये बात सच है। तो ये सुन रियोग और भी ज़्यादा डरने लगता है। देन जून रियोग से पीछे चेक करने के लिए फोर्स करने लगता है ताकि कंफर्म कर सके कि क्या सच में वो भूत थी। तो ये सुन रियोग ना चाहते हुए भी पीछे होकर अपनी आंखें बंद करके बताता है कि उसे कुछ नहीं दिख रहा। तो अब जब जैसी जून पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई भूत नहीं बल्कि वही लड़की है जिसके हाथ पर रियोग ने गलती से चोट मार दी थी। और फिर बताता है कि मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना था कि इस लड़की का मैनेजर इसके आज के शूटिंग के पैसे लेकर इसे यहीं अकेला छोड़ के भाग गया है। तो ये सुन रियोग हैरान होता है और फिर जब वो उस लड़की को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि माहा है, यानी वही लड़की जिसे वो 7 साल पहले से जानता है। इसलिए वो मैनेजर जून से वैन पीछे लेने के लिए बोलता है। तो ये सुन जून हैरानी से पूछता है कि क्यों, क्या तुम इस लड़की को लिफ्ट देने वाले हो, जबकि तुम्हें पता है ना कि ऐसा करना हमारी कंपनी की पॉलिसी में नहीं। बट रियोग मानता नहीं और जून को फोर्स करने लगता है। तो फिर अब जून को मजबूरन वैन को पीछे लेना पड़ता है। फिर वहाँ जब जैसे रियोग अपनी विंडो माहा के सामने खोलता है तो रियोग को अपने सामने देखकर माहा काफ़ी बुरी तरह हैरान हो जाती है। देन रियोग भी काफ़ी सीरियस होकर माहा को देखने लगता है और फिर उसको अपनी कार में आने के लिए बोलता है। बट माहा साफ मना कर देती है क्योंकि उसको भी इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है, जिस वजह से वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से रियोग किसी मुसीबत में पड़े। और फिर वहाँ से जाने लगती है। पर जब थोड़ा आगे चलने के बाद वो जैसी पीछे मुड़ के देखती है कि तभी रियोग उसके पास आकर उसे अपनी जैकेट देता है ठंड से बचने के लिए और फिर वहाँ से आगे चलने लगता है। तो ये देख माहा बोलती है कि अगर तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी थी तो इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम वापस अपनी वैन से घर जा सकते हो। तो इस पर रियोग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा बस वॉक करने का मन कर रहा है इसलिए मैं यहाँ चल रहा हूँ, तुमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, कॉपी कैट। तो ये सुन माहा हैरान हो जाती है और बोलती है कि इसे अभी तक ये नाम याद है। क्या तभी हमें इन दोनों को 7 साल पुराना पास्ट दिखाया जाता है, यानी इनके स्कूल के दिनों से, जहाँ एक शाम ये दोनों साथ में घर जा रहे थे, जहाँ पर माहा ने स्टीव नाम के एक सिंगर के बारे में बात की जो उसके डैड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो बताती है कि स्टीव देख नहीं सकते थे मगर फिर भी वो गाना लिखकर उसे गाते थे और उन्होंने एक बार कहा था कि सबके अंदर टैलेंट होता है, बस हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत है। तो उस टाइम टीवी से ये बात सुनकर मेरे डैड ने भी मुझको ठीक स्टीव की तरह ही बनने के लिए बोला था। तो ये बात सुन तब रियोग को समझ आता है कि माहा क्यों उनकी डांस टीम में आना चाह रही है ताकि वो अपना टैलेंट बाहर ला सके। देन माहा बोलती है कि वो भी बहुत जल्द सियोल शिफ्ट हो जाएगी अपने सपने पूरे करने के लिए। तो ये सुन रियोग पूछता है कि अगर तुम्हारे डैड इस चीज़ के लिए माने नहीं तो ये सुन माहा आसमान की ओर देखती है और पूछती है कि आप नाराज़ तो नहीं होंगे ना डैड, जिससे हमें समझ आता है कि माहा के डैड इस दुनिया में नहीं। और ये बात जानकर रियोग भी काफ़ी हैरान था। वेल अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ रियोग अब भी माहा के साथ चल रहा था, जहाँ वो एकदम ही माहा से पूछता है कि तुमने मुझे इग्नोर करना क्यों शुरू कर दिया था। तो इस पर वो हैरानी से बोलती है कि मैंने नहीं तो,
पर फिर तभी चुप हो जाती है। तो अब क्योंकि चलते चलते ये दोनों मेन रोड पर आ चुके थे, इसलिए माहा रियोक को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और कहती है कि अब वो यहाँ से खुद चली जाएगी। रियोक पूछता है कि पक्का, क्योंकि शायद ये जगह अब भी सेफ नहीं। तो इस पर माहा रियोक को वहाँ से भेजने के लिए झूठ बोल देती है कि मेरा एक फ्रेंड मुझे लेने आ रहा है। तो ये सुन रियोक वहाँ से जाने लगता है, बट वैन में बैठकर जून से वैन को स्लो चलाने के लिए बोलता है ताकि माहा को देख सके। कि तभी एक दूसरा आइडल की वाइट वैन इनके पास से गुजरती है, जिसे देख जून हैरान होता है और बोलता है कि ये चल क्या रहा है। कि तभी वो वैन माहा के पास आकर रुक जाती है, जिसमें से यूजिन भागता हुआ माहा के पास आता है। तो ये देख जून बोलता है कि अच्छा, अब समझ आया कि इस लड़की ने हमसे लिफ्ट लेने से मना क्यों कर दिया था। तो ये सुन रियोक जेलस होने लगता है, क्योंकि उसे माहा का किसी और आइडल के साथ होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और क्या पता रियोक समझ रहा हो कि ये माहा का बॉयफ्रेंड है, इसलिए फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और वहीं माहा हैरानी से यूजिन से पूछती है कि तुमको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। तो इस पर वो बोलता है कि तुम पहले वैन में बैठो, मैं तुमको सारी बात बताता हूँ। और फिर वैन में बैठकर बताता है कि उसे इस बारे में माहा की फ्रेंड यानी यूरी ने बताया था। कि तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब यूरी ने यूजिन को बताया था कि ना माहा की कॉल लग रही है और ना ही उसके मैनेजर की। तो ये सुन यूजिन माहा के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड होने लगा था। कि तभी उसको याद आता है कि माहा ने उसे बताया था कि आज उसकी शूटिंग है, इसलिए वो तुरंत भागता हुआ माहा के पास उसे ढूंढने जाने लगता है, जिसको जाते हुए यूजिन का दोस्त देख लेता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ माहा यूजिन से बोलती है कि वो उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जिस वजह से वो खुद को काफ़ी लकी भी मानती है। तो ये सुन यूजिन काफ़ी खुश होने लगता है। यूजिन अब एक स्पार्कलिंग नाम के ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि माहा की म्यूजिक हॉलिक से जाने के बाद जब यूजिन का डेब्यूट हुआ था तो वो उसमें कामयाब हो गया था। देन दोनों सुबह 6 बजे माहा के घर के बाहर पहुंचे, जहां माहा सो चुकी थी, इसलिए यूजिन उसे उठाता नहीं। कि तभी कुछ देर में यूरी और शिम ये दोनों भी वहां आ जाती है। तो उन्हें देख यूजिन माहा को ड्रॉप करके वहां से जाने लगता है, जहां शिम के रिएक्शन से हमें पता चलता है कि जैसे वो यूजिन को पसंद करती हो। अब जब यूजिन वापस अपने डॉम पहुंचता है तो वहां उसके मैनेजर यानी मैनेजर टाई यूजिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूजिन रात में किसी लड़की से मिलने गया था। ये वही हैं जिन्होंने एपिसोड 1 में माहा को ओमेगा कंपनी में चांस दिलवाया था। वो यूजिन को यहाँ बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं कि अगर कोई उसे लड़की के साथ देख लेता तो इससे उनके ग्रुप की कितनी ज़्यादा बदनामी होती, क्या इसका उसे आइडिया है। जिस पर वो उनसे प्रॉमिस करता है कि अब वह ऐसा फिर दोबारा नहीं करेगा। तो ये सुन मैनेजर टाई वहाँ से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद यूजिन को पता चलता है कि मैनेजर टाई को इस बारे में उसके ग्रुप के एक मेंबर यानी ह्यून ने बताया था, जो कि यूजिन को उसकी ज़्यादा फैंस फॉलोइंग होने की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम माहा को उसकी फ्रेंड से बातें करते हुए देखते हैं, जहां वो बोलती है कि अभी हम सिर्फ 22 के हैं, बट के-पॉप इंडस्ट्री के लिए ओल्ड हो चुके हैं, इसलिए वो यहाँ अपने सपनों को गिव अप कर देती है, क्योंकि इतने साल तक हार्ड वर्क करने के बाद भी उसको एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिस वजह से वो अपने के-पॉप आइडल बनने के सभी सपनों को भूलकर नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जीना चाहती है। जिस बात को सुन पहले तो यूरी और शिम ये दोनों हैरान होती हैं, पर फिर बाद में ये दोनों भी आइडल बनने के ड्रीम से गिव अप कर लेती हैं, ताकि अब ये तीनों खुशी से जी सकें बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। और वहीं दूसरी तरफ हम शार्क्स मेंबर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जहां सभी प्रेस वाले उनकी लगातार काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। देन अब रियोक सभी को बताता है कि शार्क्स के सभी मेंबर्स किसी न किसी चीज़ में वीक हैं, पर वो सभी एक साथ रहकर हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। कि तभी वहाँ एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है रिपोर्टर जुंगी, जो कि शार्क्स के मेंबर से युंजू के बारे में पूछने लगती हैं कि 3 साल से युंजू कहाँ है, आप सभी हमें उसके बारे में कुछ बताते क्यों नहीं हो। तो ये सुन वो सभी चुप हो जाते हैं एंड रियोक को रिपोर्टर जुंगी की बातों से गुस्सा आने लगता है, इसलिए मैनेजर जुंग तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंड करवा देता है एंड शार्क्स के सभी मेंबर्स वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिहाक एनी की फ़ोटो के सामने फूल रखते हैं,
इसके बाद वो स्पार्कलिंग ग्रुप के मैनेजर टाई से मिलते हैं और माहा, यूरी और शिम की ट्रेनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। टाई को लगता है कि शायद उन लड़कियों को कोई इन्वेस्टर मिल गया है, बट ऐसा नहीं होता। और वहीं जब सीओ पार्क को भी इस बारे में पता चलता है कि जी हाँ अब खुद की एक कंपनी बना रहा है, तो ये सुन वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि जी हाँ के पास इतना पैसा नहीं जो वो उन लड़कियों पे लगा सके। कि तभी सीन शार्क्स की परफॉर्मेंस पे आता है, जहाँ रियोक एंजू का पार्ट कर रहा था। जहाँ उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ इंजू दिखने लगा, जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसे देख इससे पहले कि रियोक उसके पास जा पाता कि तभी उसका सपना टूट जाता है और फिर वो यहाँ काफ़ी परेशान होने लगता है। जिसके बाद फिर वो अलमारी में से एक बॉक्स निकालता है जिसमें वही मोबाइल रखा था जो हमने ड्रामा की स्टार्टिंग में इंजू के हाथ में देखा था। अब नेक्स्ट डे घर से बाहर निकलते ही माहा को गेट के पास एक पार्सल रखा मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। जिसे देख माहा समझ जाती है कि ये मैनेजर जुंग ने उसके लिए यहाँ रखा है। पार्सल के अंदर माहा का वो सब सामान होता है जो वैन में रह गया था। जिसे देख वो स्माइल करने लगती है। देन माहा अपना ग्रेजुएशन फॉर्म भरने जाती है ताकि अपनी आगे की स्टडी को कंटिन्यू कर सके। जिसके बाद जब वो वापस जा रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगती है। माहा को लगता है कि ये कोई फ्रॉड कंपनी है जो उसे आइडल बनाने के लिए कन्विंस कर रही है, इसलिए माहा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और बार बार कॉल को कट कर देती है। कि तभी उसकी नज़र एक हेयर सैलून पे पड़ती है जहाँ जाकर वो अपने हेयर शॉर्ट करवा लेती है ताकि एक न्यू लाइफ की शुरुआत सभी चीज़ों को चेंज करके कर सके। देन घर वापस आकर माहा को पता चलता है कि यूरी और शिम को भी उसी JH एंटरटेनमेंट कंपनी से कॉल आई थी, पर उन्होंने भी उसे फ्रॉड समझ के इग्नोर कर दिया। तो फिर अब जब इस बारे में बात करने के लिए माहा यूजिन को कॉल करती है तो उसका मोबाइल मैनेजर टाई पिक करते हैं क्योंकि यूजिन प्रैक्टिस कर रहा था। देन वो माहा से बोलते हैं कि वो किसी भी टाइम यूजिन को कॉल ना किया करे। तो ये सुन वो उनको सॉरी बोलने लगती है कि फिर तभी वो उससे पूछते हैं कि वैसे क्या तुम्हें जीहाक नाम के पर्सन की कॉल आई। तो ये बात सुन वो काफ़ी हैरान हो जाती है और बताती है कि हाँ क्या आप उन्हें जानते हो। तो इस पर मैनेजर टाई बताते हैं कि हाँ बहुत अच्छे से, क्योंकि वो शार्क्स के CEO रह चुके हैं जिन्होंने अब एक खुद की कंपनी खोली है JH एंटरटेनमेंट के नाम से। तो फिर अब ये बात जानकर ये तीनों कंफर्म हो जाती है कि जीहा कोई फ्रॉड नहीं बल्कि रियल CEO है। और फिर नेक्स्ट डे ये तीनों जीहा के सेंड किए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती हैं अपना ऑडिशन देने के लिए, जो कि एक कॉफ़ी शॉप थी। जिसको देख माहा अपनी दोनों फ्रेंड्स को कन्विंस करती है कि उन्हें एक चांस और देना चाहिए अपने K-pop आइडल करियर को। और फिर अब जब जैसे ये तीनों अंदर आती हैं कि तभी जीहा इन तीनों को देखकर ही पहचान जाते हैं और उनसे ऑडिशन देने के लिए बोलते हैं। तो फिर अब ये तीनों जीहा को अपनी वही परफॉर्मेंस दिखाने लगती हैं जो वो अपने डेब्यूट के टाइम सभी को दिखा नहीं पाई थी। जिन्हें देखते हुए जीहा को मैनेजर टाई के साथ की हुई बातें याद आती हैं कि इन तीनों लड़कियों की बैकग्राउंड इमेज बहुत ही दर्द भरी है जो कि मार्केट में चलने के लायक है। एक लड़की जिसे डेब्यूट के दिन ही स्टेज से उतार दिया गया, तो वही दूसरी लड़की जो बस हमेशा दूसरों के सॉन्ग्स गाती है, और ये तीसरी जिसने अभी तक बस छोटे मोटे रोल से किया है। इसलिए इन तीनों को वापस स्टेज पर लाना बेस्ट ऑप्शन होगा। और फिर सीन फिर से माहा, शिम और यूरी पे आता है जहाँ ये तीनों वाकई में बहुत अच्छा डांस कर रही थी। और फिर परफॉर्मेंस एंड होने के बाद एक दूसरे को हक कर लेती हैं, जिनकी इन परफॉर्मेंस से जिहाक भी काफी खुश होते हैं, इसलिए वो तुरंत ही इन तीनों लड़कियों को पास कर देते हैं। तो ये सुन वो काफी बुरी तरह शॉक हो जाती हैं कि क्या सच में हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो भी इतनी जल्दी। इसलिए ये तीनों एक दिन का टाइम मांगती हैं सभी चीजों के बारे में सोचने के लिए। और फिर घर आकर डिस्कस करती हैं कि एक कंपनी का मालिक जो कॉफी शॉप चलाता है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं, तो फिर वो हमें आइडल कैसे बनाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी हमारा पिछली बार की तरह साल खराब हो जाए। इसलिए ये तीनों डिसाइड करती हैं कि वो जीहाक के साथ काम करने से मना कर देंगी। पर जब ये तीनों नेक्स्ट डे वापस कैफे आती हैं तो वहाँ जीहाक ने उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जिसमें लिखा होता है कि कंपनी अपने ट्रेनिस को मंथली सैलरी दिया करेगी और साथ ही उनको मोबाइल चलाने और डेट करने की भी पूरी छूट दी जाएगी। तो ये बातें रीड कर वो तीनों एक
बार फिर शॉक हो जाती है और फिर अपना मन बदल के जिहाक के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। जिहाक उन तीनों से उनके ग्रुप का नाम डिसाइड करने के लिए बोलते हैं, तो फिर ये तीनों वापस घर आकर अपने ग्रुप का नाम सोचने लगती हैं कि अब उन्हें अपने ग्रुप का नाम क्या रखना चाहिए जो इजी भी हो और यूनिक भी। यहाँ ये तीनों साथ में टी पी रही होती है, इसलिए काफी सोचने के बाद ये तीनों अपने ग्रुप का नाम टी पार्टी रख देती हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिहाक बैंक से $100 मिलियन का लोन लेते हैं और फिर तीनों लड़कियों की डिटेल्स और ऑफर लेटर्स को बड़ी कंपनीज को मेल करते हैं और फिर कैफे के नीचे बने बेसमेंट को खाली करके एकदम नया जैसा ट्रेनिंग हॉल बना देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में जब ये तीनों उस ट्रेनिंग हॉल में आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। देन ये तीनों डिसाइड करती हैं कि वो 6 महीने में गाना लिखकर और डांस रेडी करके अपना डेब्यूट करेंगी, जिस पर जिहाक उन्हें बताते हैं कि तुम तीनों का डेब्यूट 6 महीने बाद नहीं बल्कि कल ही है। तो ये सुन वो काफ़ी शॉक हो जाती हैं। अब जिहाक एनओजी कंपनी में किसी से मिलने आते हैं जो कि टी पार्टी को एक इंटरव्यू शो में काम दिलवा सकता है, जो कि जिहाक का काफ़ी अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। देन नेक्स्ट डे जिहाक इन तीनों लड़कियों को अपने साथ एक इंटरव्यू शो में लेकर आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि टी पार्टी को लॉन्च करने से पहले उनका टीवी पर सभी के सामने फेमस होना ज़्यादा ज़रूरी है। बट अब क्योंकि इंटरव्यू टीवी पर लाइव आने वाला था, इसलिए ये तीनों डर के वहाँ से भागने लगती हैं, जिनसे जिहाक बोलते हैं कि अगर तुम तीनों ने आज हिम्मत नहीं करी तो फिर कभी नहीं कर पाओगी। तो ये सुन वो तीनों वहीं रुक जाती हैं और फिर अब लाइव टीवी पर इन तीनों का इंटरव्यू स्टार्ट होता है, जहाँ जब सबको इन तीनों के बैकग्राउंड की सैड स्टोरी और स्ट्रगल के बारे में पता चलता है तो वो सभी भी इन दोनों के लिए काफ़ी सैड फील करने लगते हैं। देन तीनों को उनका टैलेंट दिखाने के लिए बोलते हैं, जिस पर यूरी उन्हें अपनी वॉइस में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाती है, तो वहीं शिम भी उन्हें काफ़ी अच्छा सॉन्ग गाकर सुनाती है और माहा उन्हें लालिमा की एक्टिंग करके दिखाती है, जिसमें वो काफ़ी अच्छी है, जिसके इस लाइव शो को गलती से रियोक भी देख लेता है, क्योंकि वो कहीं बैठकर किसी डायरेक्टर के आने का वेट कर रहा था कि तभी उसके पास लालिमा भी आ जाती है और कहती है कि ओ अच्छा, तो तुम मेरी कॉपी कैट को देख रहे हो क्योंकि तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ इसलिए। बट रियोक कुछ नहीं बोलता। देन लालिमा माहा को देखते हुए उसकी बुराई करने लगती है कि वैसे ये लड़की कितनी अजीब है ना, ये मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं लगती, पर तब भी पता नहीं क्यों लोग इसे मेरी कॉपी कैट बोलते हैं, अजीब से चेहरे वाली। जिसकी ये बात रियोक को काफ़ी बुरी लग जाती है, इसलिए वो गुस्से में उठकर वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि हाँ सच में तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ इंटरव्यू होने के बाद दोनों लड़कियां बहुत नर्वस होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ये इंटरव्यू बहुत बेकार गया। पर जब इनके पास इनके रिलेटिव्स और काफ़ी दोस्तों की कॉल्स आती हैं ये बताने के लिए कि आज उन्होंने टीवी पर बहुत अच्छा किया, तो ये सुन वो काफ़ी खुश हो जाती हैं, क्योंकि ये तीनों कोरिया की पहली ऐसी ट्रेनी हैं जिन्हें पर मंथ सैलरी दी जाएगी, जो बात लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, जिस वजह से टी पार्टी इंटरनेट पर पॉपुलर हो जाती है और कई सारे लोग इनकी स्टोरी को जानकर इन्हें अपने शो में बुलाने का डिसाइड करते हैं। एंड जिहाक भी इन तीनों को जैसे तैसे करके वो सभी छोटी मोटी जॉब्स दिलवा देते हैं, जिससे कि ये सभी टीवी पे आ सकें और लोग इन्हें नोटिस करें। यानी वेदर फोरकास्टिंग से लेकर गार्डनिंग तक टी पार्टी ने हर वो एक जॉब करे जो उन्हें टीवी पर सभी के सामने प्रमोट कर सके। पर माहा को सभी लोग अपने शो में बुलाकर सिर्फ लालिमा की ही एक्टिंग करवा रहे थे, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो अपना नाम बनाना चाहती है। पर फिलहाल सभी लोगों को वो लालिमा बनके ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जिसके बाद जब वो प्रैक्टिस हॉल में बैठकर सभी के कमेंट्स रीड करती है तो वहाँ सभी लोग उसे काफ़ी बुरा भला कह रहे थे कि क्या तुम अपना ग्रुप बनाने के बाद अब भी लालिमा की एक्टिंग करोगी, यानी क्या तुम्हारे पास खुद का कोई टैलेंट नहीं। जिन्हें रीड करके माहा काफ़ी सैड होने लगती है, पर फिर जिहाक उसको हिम्मत देते हैं कि उसे लोगों के बोलने पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि सिर्फ उन्हें इग्नोर करना सीखना चाहिए। कि तभी उनके पास किसी की कॉल आती है और फिर जब वो उन तीनों को बताते हैं कि ये कॉल आइडल्स ऑन एयर शो की थी, यानी वो शो जो कोरिया का सबसे फेमस शो है जिस पर सिर्फ बड़े आइडल्स ही आते हैं, तो ये सुन वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती हैं। पर तभी जिहाक ने बताया कि वहाँ सिर्फ माहा को बुलाया गया है,
तो फिर ये सुन वो दोनों माहा को कांग्रेट्स बोलती हैं। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे माहा जीहा के साथ उस शो की शूटिंग पे पहुंचती है, ये सोचते हुए कि आज वो पक्का यहाँ सिर्फ अपने ग्रुप यानी टी पार्टी को प्रमोट करेगी कि तभी उसकी वहाँ मुलाकात लालिमा से हो जाती है, जिस अपने सामने देख माहा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी पर लालिमा नहीं, इसलिए वो यहाँ उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम रियल में कितनी अजीब दिखती हो, पर फिर भी पता नहीं क्यों लोग तुम्हें मेरी कॉपीकैट बोलते हैं। और फिर यहाँ लालिमा की बातों से हमें पता चलता है कि लालिमा ने जानबूझकर माहा को इस शो में बुलाया होता है ताकि वो यहाँ माहा की इंसल्ट कर सके। और फिर वो अपनी फैशन डिज़ाइनर से माहा को भी सेम ड्रेस पहनाने के लिए बोलती है, ये कह के कि आज वो अपनी कॉपीकैट की एक्टिंग देखेगी। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में माहा लालिमा का ड्रेसअप कर लेती है, पर ये सब करके वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिसके बाद फिर जब वो अपना मुंह लटका कर बाहर आ रही होती है कि तभी उसकी वहाँ मुलाकात रियोक से हो जाती है, जिसको अचानक ही अपने सामने देख वो रियोक को उस दिन के लिए थैंक्स बोलने लगती है जब उसने रात में माहा को अपनी जैकेट दी थी। बट रियोक चिढ़कर माहा से बोलता है कि क्या तुम्हें लालिमा की कॉपी करने के अलावा और कुछ नहीं आता, और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसका ऐसा बोलना माहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ये सब खुद से नहीं बल्कि लालिमा के कहने पर कर रही थी। पर फिर वो अपने आप को मिरर में देखते हुए समझाती है कि उसे हिम्मत नहीं हारना चाहिए और शो में अपना बेस्ट देना चाहिए। और बस फिर थोड़ी बहुत देर के बाद शो भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ जब माहा को लालिमा की एक्टिंग करने के लिए बुलाया जाता है तो वो सब कुछ भूलकर सभी के सामने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, यानी बिल्कुल ठीक लालिमा की तरह डांस करती है। फिर जब वो लालिमा के पास आकर उसके सामने अपना हाथ करती है साथ में डांस करने के लिए, तो ये देख लालिमा चिढ़कर अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। तो फिर माहा अपना हाथ रियोक की साइड कर देती है, जिसे ऐसा करता देख सभी लोग काफ़ी हैरान थे एंड रियोक भी हैरानी से माहा को देखने लगता है। तो अब क्या रियोक माहा का साथ देगा या फिर वो भी लालिमा की तरह माहा के डांस प्रपोजल को रिजेक्ट करके उसकी सभी के सामने इंसल्ट करवा देगा? ये सब हमें इस ड्रामा के थर्ड पार्ट में पता चलेगा कि तभी हमको इन दोनों के 7 साल पुराने पास्ट की एक और छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि माहा रियोक के मना करने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, यानी वो अब भी रियोक के डांस को छुप छुप कर देख रही थी। जिसके एकदम ही सामने आकर रियोक उसको पकड़ लेता है और फिर माहा से उसका नंबर मांगता है, जो जब जैसी माहा उसे दे देती है तो वो माहा के नंबर पर अपनी एक डांस वीडियो भेजता है, ये कहकर कि इसे कल सीख के आना। तो ये सुन वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर तभी डांस मूव्स की प्रैक्टिस करने लगती है, जिसे अब इस बार रियोक छुप छुप के देख रहा था। और फिर वो हंसकर कहता है कि कॉपी कैट, जिसकी आवाज़ जब जैसी माहा तक चली जाती है तो वो छुपते हुए वहाँ से भाग जाता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling